भैया सही से जो आए हैं का नहीं आए हैं कल हम देखे रहे ड्रोन ले आज के सिया डाल देते हैं। कल हम देखे रहे मेरे और ही आई रहा पता चले गाँव में कोनो मनाई रहे पकड़ के मारे लगे। हां तो ड्रोन कैमरा काहे उड़त रहा गाँव में तो मजे के ड्रोन कैमरा है वाले हैं। हां भैया यानी सीखत हो भैया कल जो हमने जहजिया देखत रहे एनो से भी ड्रोन कैमरा तो समझ ले रही 5 जहाज देखे रहे ये घरे में ये सब अफवाह में मत पड़ो। ये सब गलत तो नहीं चोर आ जाए तब चोर अपने गौवा में खुद है हमारे कटिया और ये रहा चोर आ जाए तब चोर में बाहरी लड़किया का कहीं पता भाई बाहरी लड़किया कहीं ये चोर वाले खुद इसे चोर हैं उनके गांव के चोरी करी जाए। लेकिन भैया चोर से पहले चोर भरा ना लेकिन आ गए हैं ये किया पहले चोरी हुए हमारे ये कहते भैया अरे जवन चुराई ले लेकिन हमारे गर्दन मत काटे जन्म मत ले जवन चोरी करेंगे बाद लाई जान दे फिर कमाई लवाए ना हम जाना है पुलिस पुलिस यार डाले कारण हमने मजे डाल ले जा सही कर चल खोले तो उड़े ना डाल चाहिए घंटी बजाए वाले से भैया अपने मम्मी से साथ रहे ना वो तो कान और आदर होए मत जाए मैं स्कूल। अच्छा हाँ द्योतक हो गया था ना एपिडर्मिस भी हो गया था ना। पेड़ पौधों की जो बाहरी सतह पे कोशिकाओं की परत पाई जाती है उसी को हमने क्या कहा था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का हमने कार्य क्या समझा था कि पौधों की सभी भागों की सुरक्षा करता है परजीवियों से। परजीवी जैसे जीवाणु विषाणु कवक हो गए इनसे। ठीक है पौधों की बाहरी सतह पर एक मोम जैसी परत बनाती है जो जल की हानि को रोकती है। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद एपिडर्मिस की कोशिकाओं में क्लोरोफिल अगर होगा तो प्रकाश संश्लेषण करेंगी छोटे पौधों में। जैसे जड़ों की एपिडर्मिस जल के अवशोषण के लिए वो किसका निर्माण करती है मूल रोम का और मूल रोम ही क्या करती है जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है। ठीक है इसके बाद हम समझ लेते हैं पर्णरंध्र। ओह माय गॉड यही समस्याएं हो जाती हैं। आप कभी स्मार्ट बोर्ड लें तब ना उसके लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए पड़े बहुत शादी एक छोटी सी चीज है उसको पीछे मत पड़िए। नहीं शादी और विवाह एक प्रकार का बंधन है पड़ जाएंगे तो हो गया फिर कल्याण। ऐसे सोचिए थोड़ा कल्पना करिए कि एक छोटा सा घर हो उसमें एक जगह आपका पुस्तकालय हो एक छोटा सा किचन हो एक बेडरूम हो और ऐसा स्थान हो जहाँ पे पेड़ पौधे और हरियाली हो। लड़कियों के लिए एक सुजुकी हो लड़कों के लिए एक बाइक हो। नहीं भाई हम लोग के लिए बाइक सही बात। हाँ ठीक है बाइक हो और जब भी मन करे बाइक लो घूमने निकल जाओ फिर घूम के आओ किताब उठाओ पढ़ लो। फिर कोई नौकरी है तो उसको जाकर अपना ड्यूटी करके आओ। फिर संडे आ जाएगा उस दिन भी बाइक उठाइए घूम के निकल जाइए। दोस्तों के साथ थोड़ी सी पार्टी कर लीजिए सैटरडे नाइट को। और अगर विवाह हो गया घर में किच 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 कुछ 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 यही होगा। आप घर पे देखते नहीं है ठीक है आपके लिए लाइए दीदी वहाँ पनिया लिए होते रहेंगे दीदी तब का पिया अब इसके बाद हम क्या समझते हैं पर्णरंध्र। हाँ रुक जाओ भी पूछना नहीं भैया हम पूछा हाँ रुक जा अब भैया पूछना पहले पर्णरंध्र के बारे में बता देते हैं। पहले हम पूछब ना पहले पर्णरंध्र समझ लेते हैं फिर उसके पहले बताओ ना हम पढ़ावेंगे। चलिए पूछो। हाँ सुजुकी के कहते हैं। हाँ सुजुकी स्कूटी नहीं एक कंपनी का नाम है सुजुकी वो स्कूटर बनाती है। बस वही बता रहे हैं। वो तब सुजुकी होके कहीं कहते हैं और है इधर तो ठीक है क्या वो अच्छा बिक्की। देखिए स्टोमेटा क्या होता है इसी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पत्तियों के निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं पर्ण माने पत्ती होता है और रंध्र माने छिद्र होता है। तो पत्तियों की निचली और ऊपरी सतह पर भी होता है लेकिन कम होता है और ऊपरी सतह रंध्र कम होता है इसलिए ऊपरी सतह चिकना होता है ज्यादा और नीचे छिद्र ज्यादा होता है इसलिए वो खुरदरा होता है। जब भी देखना तो नीचे वाला क्या रहेगा खुरदरा रहेगा। इसका मतलब वहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं। अब छिद्र का काम क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है काम क्या होता है इसका हाँ इसके मुख्यतः दो मतलब इसका मुख्य काम समझ लीजिए तो गैसों का आदान प्रदान। जैसे अगर इनको श्वसन करना है तो श्वसन करने के लिए क्या लेंगे ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ये क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को तो इसे क्या कहते हैं गैसों का आदान प्रदान। इतना समझा गया। अब और ये तो पहला काम हो गया गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा काम क्या होता है वाष्पोत्सर्जन। बताओ वाष्पोत्सर्जन करने से पौधों को क्या लाभ होता है। वाष्पोत्सर्जन करने से पौधों को क्या लाभ होता है। पहला ये कि पौधों को भी तो गर्मी लगती है लेकिन हमारी तरह पसीना नहीं निकलता
काहे ना निकला? ठीक है, क्योंकि उसमें जो वो देखो हमको पसीना क्यों निकलता है? पता नहीं। हाँ तो निकलता क्यों है? अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए। लेकिन फिर भी गर्म, जैसे बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर हमारे पास जल है, तो जब हमारे शरीर पर वो तापमान पड़ता है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? गर्म। लेकिन शरीर को 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ज्यादा गर्म नहीं होना है। तो हमारा शरीर क्या करता है, उस जो शरीर पर गर्मी पड़ती है उस गर्मी को लेकर जो जल होता है उसको वाष्प में बदल देता है। तो जो गर्मी पड़ती है हमारे शरीर पर वो किस में यूज हो जाती है? जल को वाष्प में बदलने पर। तो जब वही जल निकलता है पसीने के रूप में निकलता है। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और पौधे भी क्या करते हैं? पौधे भी वाष्पोत्सर्जन इसलिए करते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रण बना रहे। समझ रहे हो? और एक काम करते हैं, पहला तो क्या काम होता है इनका? ताप नियमन करते हैं। ताप नियमन मतलब उनको भी गर्मी लगती है तो उसको भी मेंटेन करने के लिए वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। नहीं तो रात में काहे ना करते हैं, तब दिन भर में करते हैं ना, कैसे दिन में ही केवल गर्मी लगती है। दूसरा काम क्या होता है? जो दूसरा काम होता है जल को खींचने का, नहीं अवशोषण नहीं, खींचना, ऊपर खींचना। अब देखिए पौधा तो बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, एक ठाई, दो ठाई बोला, डाल, शाखा, डाल, शाखा बोला, डाल मत बोलो। डाल। और ये क्या हो गया? भैया के थाक पेड़ है भाई, मान लगा तो के थाक तब मान लई तू हो, का तूत, तू हो, तू अच्छा तूत मान ला तू हो, ठीक है, ये तो हर बाल हो, मतलब ये हो गया प्रतिमा कितना अच्छी है यार, चला भाई चलिए मान लीजिए ऐसे ना। अब तुम यहाँ पे खड़े होके सोच रही हो कि यहाँ पे जो जल खनिज लवण होता है, इतना नगद के बनाया जो देख के, ठीक है, यहाँ पे जो जल होता है वो कैसे पेड़ पौधे के अंदर जाता है? बताइए मिट्टी मूल रोम द्वारा, मूल रोम द्वारा। किसके द्वारा? मूल रोम। तो प्रतिज्ञा ने सोचा अच्छा मूल रोम के द्वारा जल जो होता है जड़ में प्रवेश कर जाता है, लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण द्वारा, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है और पेड़ के अंदर पानी कम है, तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पानी किसमें प्रवेश कर जाएगा? जल। किसमें जाएगा? किस वाली कोशिकाओं में? मूल रोम से होते हुए किसमें जाएगा? जाइलम। अब यहाँ तो पानी इकट्ठा हो गया ना, तो एक मूल क्या करता है, जड़ क्या करता है, दाब लगाता है पानी को ऊपर भेजने के लिए, लेकिन ये दाब ज्यादा दूर तक जाता नहीं है। अच्छा सोचो एक बात, आप लोग छत पे चढ़ना है किसी को और एक नीचे से उसको उठा रहा है तो ज्यादा मेहनत लग जाएगा, लेकिन छते पर से जाके हाथ पकड़ के खींच लेता है नीचे वाले की मेहनत कम लगेगा कि नहीं? तो नीचे से कौन जल को ऊपर की तरफ ठेल रहा है? मूल दाब, ठीक है, और ऊपर से कौन खींच रहा है? पत्तियां द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन। इसको कौन खींच रहा है? सूर्य खींच रहा है ना। अच्छा लगा था ऐसे ही बाहर सूर्य, हाँ, लेकिन हम देखी था आँख और नाक और मुंह और चंदन ना दिखा। ध्यान से देखोगी तब दिखेगा। आज देखना और देखना मैं तो तुम्हारा आँख सूर्य भगवान ले लेंगे उसको मत देखना, उसमें पराबैंगनी कीड़े होती हैं, आंखों को डैमेज कर देंगे। सूर्य में नहीं होता ना, तो जब ग्रहण, सूर्य में पराबैंगनी कीड़े होती हैं, मतलब ग्रहण लगता नहीं वैसे भी होता है, कुछ मात्रा में आता है, नहीं तो ओजोन परत क्या होता है, परावर्तित कर देता है, लेकिन तब भी कुछ मात्रा में पराबैंगनी किरण, ओजोन परत में छिद्र होता है। हाँ, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अब मतलब लेकिन भैया अभी इतना समझिए, अभी मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं, वाष्पोत्सर्जन बता रहा हूं ना। पहला काम क्या होता है? ताप नियमन, और दूसरा काम क्या होता है? जल को खींचने का। इतना समझा गया? ठीक है। अब दो काम होते हैं किसका? रंध्र का, क्योंकि ये जो जल निकलेगा पत्तियों से ही निकलेगा और पत्तियों के छिद्र से ही निकलेगा। बताइए, इतना समझाया? तो इन रंध्र को क्या करते हैं ना, दो तरफ से क्या होता है, सेम यानी किडनी या फिर सेम के बीज जैसा आकृति उस रंध्र को क्या करती हैं? घेरे रहती हैं। समझ रहे नहीं? इनको हम कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? रक्षी कोशिकाएं। और इन्हीं के चारों तरफ क्या पाया जाता है? और कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें भी याद रखना, रंध्र केंद्रक, ये केंद्रक है, ये कोशिका हो गई ना, केंद्रक हो गया, और ये क्या हो गया? क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, हाँ, हरित लवक हो गया। और फिर इनके चारों तरफ भी क्या पाई जाती हैं? सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। सहायक कोशिका। इस प्रकार से इन्हीं सहायक कोशिकाओं से जल जो होता है वो कहाँ प्रवेश करता है? रक्षी कोशिकाओं में। जब रक्षी कोशिकाओं में जल जाता है तो रक्षी कोशिकाएं खुल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। ये रंध्र हमेशा खुला नहीं रहता, ये केवल दिन में खुला रहता है। और जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें रंध्र रात में खुलता है, दिन में काहे नहीं खुलता है? ये तुम लोग सोचो भैया, मरुस्थल में तनिक भी पानी नहीं तो हम कैसे जीवित हुई? पानी होता है, मतलब वो जो रात को हवाएं चलती हैं नमी नमी, ओस की वजह से जब गिरता है तब वहां पे उसको अवशोषित करते हैं। इसलिए उनकी एपिडर्मिस बहुत मोटी होती है ताकि जल की हानि न हो, और उनके रंध्र धंसे रहते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। अगर रंध्र धंसे रहेंगे तो जल नहीं निकल पाएगा, और अगर रंध्र धंसे रहते हैं, अगर इनको खोलना है तो रात में खोलते हैं,
रात में क्यों खोलेंगे बताइए? रात में भैया जब खुला है और ओस पड़े। देखो ये वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा इसमें, लेकिन रात में क्यों खोलते हैं? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ले सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसी से जाएगा। और पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो सामान्य जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी पाया जाता है, वो रात दिन को खोलते हैं, और जब दिन को खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन को ही ले लेते हैं और वाष्पोत्सर्जन दिन को ही कर देते हैं। लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो दिन में अपना रंध्र बंद करके रखते हैं। याद रखना, जब दिन में रंध्र बंद करके रखते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता नहीं, तो रात को क्यों खोलते हैं? ताकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले सके। बताइए, समझ नहीं इतना? तो ये मरुस्थलीय और सामान्य स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में ये अंतर होता है। ठीक है, तो ये रंध्र हो गया। रंध्र की संरचना बनाए नहीं आप लोग? हाँ बनाए, लेकिन आपके वाले अच्छे। हाँ बहुत अच्छे। हम चाहते हैं कि चेले गुरु से आगे जाएं, चेला चीनी हो जाए, गुरु गुरु हो जाए, गुरु ही रह जाए। ठीक है, तो क्या बताया गया? प्रत्येक रंध्र में वृक्क आकार की 2 कोशिकाएं होती है। अब याद रखना इसमें कि जो रंध्र के दोनों तरफ कोशिकाएं होती है वो किस आकार की होती हैं? वृक्क क्या होता है? किडनी। और क्यों पूछे किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा। बस ठीक है, अब इसको सेम के बीज के जैसा भी बोल सकते हो। सेम के बीज तो ऐसे रहता है, चलो मान लो ऐसे ना रहता है तब वो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, अब जब रंध्र बंद हो जाए ना तो यही जोन हो, इसमें से पानी निकल जाएगा, और जब पानी निकल जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा। कौन? रक्षक कोशिकाएं, जिसकी वजह से रंध्र भी क्या हो जाता है? भैया हमने सेम के बीज देखे हैं। हम नहीं देखे, ऐसा लगा हम देखे ही ना ये। अब रंध्र के कार्य हो गए ना, रंध्र के कार्य। चलिए आगे समझते हैं वल्कुट या फिर कार्टेक्स। ठीक है, वल्कुट या फिर कार्टेक्स समझ लेते हैं। दाल दाब यहाँ रखे दूसरे। बताइए रंध्र किसे कहते हैं? बताओ आकाश, रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। बताओ यही पत्तियों की। रुजा उनको बताने दो। बताओ आकाश। हाँ, निचले भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए। अब समझिए, एपिडर्मिस समझ गए? एपिडर्मिस पेड़ पौधों की सबसे बाहरी सतह पे पाई जाती है, और एपिडर्मिस के नीचे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और कार्टेक्स की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती हैं? मृदुतक से। मृदुतक याद है? मृदुतक सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार है ना। और पूरे पौधों में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी पाई जाती हैं? मृदुतक की। इनकी इसके बारे में तो हमने समझा है। ठीक है, तो अभी हम आगे समझते हैं क्या होता है कि यह एपिडर्मिस के नीचे से प्रारंभ होकर एंडोडर्मिस तक फैला रहता है। अब देखिए, मान लो कि हम कोई तना ले लेते हैं ना, और इसको ऐसे काट देते हैं। अब इसको काट देंगे तो देखिए कैसी कैसी संरचनाएं मिलेंगी। देखिए, ध्यान समझना, मैंने तना लिया, तने को क्या कर दिया? काट दिया। जो सबसे बाहर पाया जाएगा उसको तो हम छाल समझ लेते हैं ना, और छाल को जब हटाएंगे तो क्या मिलेगा? एपिडर्मिस। अभी हम छाल के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, हाँ, जब माइक्रोस्कोप लेंगे ना तब तुम्हें काट के दिखाएंगे, मतलब तुम्हें नहीं काटेंगे। और ये हो गया एंडोडर्मिस। ये क्या हो गया? एंडोडर्मिस। जैसे जो बाहर पाया जाएगा एपिडर्मिस कहेंगे, और जो अंदर पाया जाएगा एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस के नीचे की कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, और आप याद रखिए मृदुतक कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोलाकार होती है ना। तो ये एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक फैली रहती हैं। समझ आ रहा है? तो ये कौन सी कोशिकाएं हैं? कॉर्टेक्स की कोशिकाएं, यानी मृदुतक होती है। कार्टेक्स की कोशिकाएं मृदुतक से ही बनी रहती हैं। ठीक है, अब इनके बीच में खाली स्थान होता है, पता है? और कुछ मृदुतक कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? हरित ऊतक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण काम करते हैं। जलीय पौधों की पत्तियों में मृदुतक में खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है, जिससे वह तैरती है और उतराती है। और बीच में क्या पाया जाता है? जाइलम। बीच में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जाइलम। और बीच में एकदम बीच में पाया जाता है पित्त होता है। पित्त एक प्रकार का होता है संरचना, कोशिकाओं से ही वो भी मिलकर बना होता है। और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? फ्लोएम। ये फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। ठीक है, और इसमें भी दृढ़ोतक कोशिकाएं बीच बीच में पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? इनको सुरक्षा प्रदान या फिर सहारा प्रदान करती हैं एक प्रकार से। ठीक है, आप समझ रहे हैं इतना? अगर किसी भी पेड़ पौधों को किसी भी तने को काटेंगे तो इस प्रकार की संरचना हमको देखने को मिलेगी। जब हम काटे थे ना तो वैसा नहीं दिख रहा। अरे तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब दिखेगा ना। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इसको नहीं पता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? किसी को नहीं पता है? जैसे देखा थे सूक्ष्मजीव के। हाँ, ओके, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। वो एक अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? बताओ हूँ नहीं पता बात। काहे नहीं पता है? एंडोडर्मिस हो जाएगा। अब इन्हीं की कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? कार्टेक्स कहेंगे।
बताइए समझ आ गया? ये वाली कोशिकाओं को फ्लोएम कहेंगे। अब वलकुट क्या कहते हैं? फ्लोएम इसी को कहते हैं भाई हिंदिया में। और ये जो अंदर पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। अंदर पित्त होता है और इधर उधर पाई जाती हैं द्योतक। द्योतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अगर ये लचीलापन प्रदान करने के लिए होगा तो इसमें स्थूल कोण ऊतक भी पाया जाएगा। मृद ऊतक से ही स्थूल कोण ऊतक बनता है और स्थूल कोण ऊतक से ही दृढ़ ऊतक बनता है। समझ आ गया? हाँ, तीनों का आप समझिए। सरल अस्थायी ऊतक किसका प्रकार है? अस्थायी ऊतक का। और अस्थायी ऊतक किससे बनता है? विभाज्योतक ऊतक का। अब जब भी कोई बीज आप डालेंगे तो उसमें सभी कोशिकाएं विभाजित करने वाली होती हैं, तो सब कोशिकाएं विभाजित करने वाली होती हैं। तो जो शिखर पे और जड़ के शीर्ष और तने के शीर्ष पे जब पाया जाएगा उसको शीर्षस्थ कहेंगे। और जब ये मोटाई में वृद्धि करेंगे तो वहां पे पार्श्व भी पाया जाएगा। ठीक है। और अंतर्विष्ट जो होता है वहीं से पत्तियां निकलती हैं। ठीक है। हाँ, वहां से शाखाएं पत्तियां ये सब निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं, चाहे फूल हो या फिर पत्ती हो। और पत्ती का ही एक परिवर्तित रूप क्या होता है? पुष्प होता है। कुछ पौधों ने सोचा कि हम कोई नया चीज बनाते हैं तो उन्होंने फूल बनाए किससे? पत्ती से ही। तो पत्ती के स्थान पे फूल निकलना शुरू, उसको तो आप बाद में पढ़ोगे, रख दो इसको। फिर उसके बाद हम समझते हैं तो इसमें हो गया ना कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है तथा पेरेंकाइमा टिश्यू से बने होते हैं। पेरेंकाइमा को हिंदी में क्या कहते हैं संध्या? अब ना पता हो तो मरबो कर बताइए बताइए। पेरेंकाइमा को हिंदी में क्या चलो अच्छा बताओ, पेरेंकाइमा को क्या कहते हैं? वायु ऊतक। हरित ऊतक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हरित ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। वो तो हरित लवक होता है ना। क्लोरेंकाइमा। बहुत अच्छे। क्लोरेंकाइमा किसका भाग है, किसका प्रकार है? पादप ऊतक। तो पादप ऊतक का सब है। मतलब अगर हम कहें कि आप उसको मृद ऊतक को बांटिए, पेरेंकाइमा को बांटिए तो कितने भागों में बांटेंगे? 4। कौन कौन? पेरेंकाइमा यानी मृद ऊतक को बांटना है तो 2 भागों में बांट सकते हैं ना। कौन कौन? एक होगा हमारा, एक क्या होगा? हरित ऊतक, और एक होगा वायु ऊतक। हरित ऊतक को क्लोरेंकाइमा कहेंगे और वायु ऊतक को पेरेंकाइमा। तेज से बोलो। तो पेरेंकाइमा कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, तो हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वो किन ऊतकों का मिलकर बना होता है? बोलो। हमारा जो कॉर्टेक्स होता है किन ऊतकों का मिलकर बना होता है? पेरेंकाइमा यानी मृद ऊतक का बना होता है। भूल रहे हो तुम लोग, पीटोगे अभी। अब क्या समझ लेते हैं? छाल। छाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्क। रॉबर्ट हुक के बारे में पता बा? उन्होंने छाल में ही देखा था। और छाल की कोशिकाएं मृत होती हैं तो उनको केवल क्या मिला था? कोशिका। तो कोई पूछेगा कोशिका भित्ति की खोज किसने किया? बहुत अच्छे। और ये कब करें जाना था भैया? नहीं, बता दो। 1665 ईस्वी में। कब पैदा हुए थे वो? 2025 में। तब तो उनका चतुर्थ जन्म होगा तब। 1665 में 35 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 17। 1700 से लेकर 2000 चल रहा है, 2025 तो 300 और 25 इधर, 17 उधर, नहीं 25 इधर 35 उधर, 460 साल, 360 साल हो गए। 360 साल हो गया कोशिका की खोज हुए। इतना हम बहुत जोर से कर रहे हैं। वृक्ष की आयु बढ़ने के साथ साथ देखो जो छोटे वृक्ष होते हैं उनमें छाल बहुत कम पाए जाते हैं। ओके, पौधा बोलते हैं छोटे वृक्ष। चलो मान लेते हैं, पौधा ही बोलेंगे। जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो इनकी एपिडर्मिस किसमें बदलने लगती है? छाल में बदलने लगती है। किस लिए? एक तो सुरक्षा भी प्रदान करना होता है और वो जो छाल होता है उनका उत्सर्जी पदार्थ भी होता है, याद रखना। अब हमेशा हर साल क्या होता है? छालें बनती रहती हैं और वो निकलने लगती हैं। आप देख लीजिए ना, जो बहुत जैसे देख लीजिए वो चिलबिल में देख लीजिए, ठीक है। हाँ शीशम, हाँ उसमें भी समझ लीजिए, जैसे कीड़ा केचुड़। हाँ जैसे और सांप हुए जो। हाँ ठीक है। अब हम लोग ऐसे हाँ ठीक है, आगे समझते हैं ना। इसके सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। विद्युतीय विभज्योतक की एक पट्टी कार्क में होते ही जो पौधे पर अनेक परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है, ठीक है, जिसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती है, ठीक है। एपिडर्मिस से क्या होती हैं? मृत मरी हुई। हाँ, इनकी भित्ति में सुबेरिन नामक पदार्थ होता है। अगर यहाँ पे छाल बंध है तो इनकी भित्ति में क्या होता है? सुबेरिन पदार्थ होता है, ताकि जल का हानि इससे न हो, ठीक है। जो इन छालों को पानी
हवा के लिए अभेद्य बनाकर रक्षात्मक रक्षात्मक ऊतक का काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कारक का काम क्या होता है? रक्षा करना। रक्षात्मक ऊतक। और पहला तो काम रक्षा का हो गया, और दूसरा काम क्या होता है? ये जल और वायु के लिए अभेद्य बनाती। अभेद्य का मतलब ताकि जल व वायु उसको भेद न सके, मतलब भेद मतलब आर पार। हाँ, आर पार ना जा सके, इसलिए जल और वायु केवल रंध्र से ही निकल सकते हैं। ठीक है, अब सोच के देखिए, अगर यहाँ छाल से पानी का आदान प्रदान होने लगेगा तो जड़ों में पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छाल से ही ले लेंगे। और उसके साथ साथ पेड़ों पौधों के लिए संक्रमण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? ध्यान से पढ़ना है तो मैं पीटबो करो। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक को हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। अगले एपिसोड में। हाँ, जटिल अस्थायी ऊतक हम कल पढ़ेंगे। बाकी इसके पिछला जो पढ़ाया गया उसको याद करते रहिए, हम सामने से पूछेंगे सबको सुबह से शाम तक। अरे क्या कम समझ में आ रहा है भाई? आप अभी एक समझिए कुछ नहीं याद है। भैया बोल दो लाइक सब्सक्राइब। सोचिए कुछ नहीं याद है, सोच लीजिए आपका दिमाग खाली है। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि हमारे सामने एक पेड़ है, बीज है, बीज को हमने कहाँ लगा दिया? जमीन में। अंकुरित होगा वो। ठीक है, और जब अंकुरित होगा तो वृद्धि तभी कर सकता है जब उसकी कोशिकाएं विभाजित हो रही हो। तो विभाजित होने वाली कोशिकाओं को क्या कहेंगे? जो तक ना मेरा इतना हाँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर। हाँ, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाइए। उसके बाद बच्चों को पार्टी दिया जाएगा। महंगा बोलेंगे, चलो कुरकुरे खिला देंगे। 1 रुपया वाला चॉकलेट चलेगा? चलिए उसको 1 रख दे देंगे। हाँ, 1 रुपया वाला ना जो 5। चलो ठीक है। नहीं